सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 2 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा एवरीवन। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन करूं। इनफैक्ट मैंने जो है ऑलरेडी जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आप सब में से ही स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि हमें रियल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं एक बार फिर ऑलरेडी मैं कुछ पेपर्स का अपलोड कर चुका हूँ। आई एम सॉरी फॉर द कुछ कुछ पेपर का मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो धीरे-धीरे कर रहा हूँ क्योंकि एट द सेम टाइम अभी एडवांस की बच्चों की तैयारी चल रही है, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं, तो टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। तो आप में से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं ठीक है कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपलोड करने वाले हैं 2 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। सो ये पेपर भी मतलब ठीक-ठाक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था और बहुत ज़्यादा ईज़ी था, मतलब ठीक है, वो सॉल्यूशन में आपको दिख जाएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर पेपर बहुत ही ईज़ी था, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेंस की केवल ही है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा कह सकते हो, है ना? सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि आप जो है मैं एक टेलीग्राम ग्रुप आपको ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में दे चुका हूँ। उसमें आप मुझसे अगर मान लीजिए काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत आती है, फिर कैसे काउंसलिंग करना है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बता दूँगा, बस एक हेल्प बता सकता हूँ, बस उतना ही। अगर आपको मुझसे वाक़ई में कुछ पूछनी है तो आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं एवरीवन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है एवरीवन। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, पेन हाइलाइटेड है, हाँ। मेरे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि गिवन मास सॉरी द मास ऑफ द आयरन कन्वर्ट इनटू द Fe2O3 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम क्या है? स्टीम तो हम आप सबको जानता है। स्टीम क्या है? वाटर। वाटर क्या है? वेपर फेस, उसी को हम लोग स्टीम कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना जो है मास आयरन का कन्वर्ट हो जाएगा Fe3O4 में। ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो रहा होगा तो कितना मास आयरन कन्वर्ट होगा। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लिखना होगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, केमिकल रिएक्शन आप कर सकते हो। इसका रिएक्शन जो है स्टीम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो सबको पता है ये Fe3O4 बनाता है, अलॉन्ग विद जो है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इधर का पार्ट से आपको कोई ध्यान नहीं देना था, यहाँ पे आपको ध्यान देना था। आप देखो कि ये जब इसको बैलेंस करोगे केमिकल रिएक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 4 ऐड करना होगा। सिंपल, ये आपको दिख रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन जो ये है ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, राइट? अब जब बैलेंस हो चुका है तो आप जस्ट मोल्स लगा दो। क्या होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं 4 मोल्स हाइड्रोजन का जो है रिएक्ट करने के लिए हमें 3 मोल आयरन की आवश्यकता होगी। क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि 18 ग्राम आप दिया हुआ है, तो इसके लिए पहले मोल निकाल लोगे, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से सॉरी वाटर क्या हो जाएगा या स्टीम क्या हो जाएगा, 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, बिकॉज 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जस्ट 1 आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। तो एक मोल H2O से हमें कितना मिल जाएगा, 3/4 मोल्स ऑफ आयरन। इतने की हमें जरूरत पड़ेगी, मिल नहीं जाएगा, इतनी ही जरूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है तो इतना जरूरत पड़ेगा। तो हम 1 मोल्स के लिए निकाल लिए, तो हम यहाँ पे कितने मोल्स हमें आयरन की आवश्यकता पड़ेगी, 3/4। अगर हम इतने मोल्स की बात करें, ठीक है, तो अगर वेट वाइज बात करें तो कितना हो जाएगा, एक मोल्स में 1 मोल आयरन की कितना होता है, 56 ग्राम। ठीक है, तो 3/4 मोल्स अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 है। ठीक है, हालांकि ये वाले में राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं बैठता है, पर कोई बात नहीं, इस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा एवरीवन। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ जो है लिंक में ग्रुप में ही लिंक कर भेज दूंगा। ठीक है, आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये जो है जब आप 56 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, जस्ट ये जो है जस्ट ये जो है कितना हो जाएगा, ये 42 ग्राम्स हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें ऑप्शन दिख रहा है कि ये जो है 42 ग्राम इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एवरीवन। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन है एवरीवन। देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं कह रहा था कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, required for the following process. Lithium 2 plus is get converted into lithium 3 plus along with removing an electrons. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, take the energy ionization energy of hydrogen atom in the ground state is this much। यानी कि इस E is equal to E हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो ये होता है -13.6 ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि Z और N दोनों क्या होता है, ऐसे तो Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है,
ठीक है, और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जेड और एन दोनों हाइड्रोजन और ग्राउंड स्टेट के लिए 1 हो जाएंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही जो होता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, ठीक है। ओके, तो ये हमारी एनर्जी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें कह रहा था कि लिथियम 2 प्लस अगर लिथियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाए तब क्या होगा, उसके लिए हमारे पास एनर्जी क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे, जब लिथियम 2 प्लस की मैं लिथियम की मैं कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ, तो लिथियम हमारे पास होता है 1s2 2s1, यही होता है, क्योंकि लिथियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। तो इसमें जब देखोगे कि ऑलरेडी जब लिथियम 2 प्लस का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, लिथियम 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप देखो तो ये लिथियम 2 प्लस ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 में होगा, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, पहले आउटरमोस्ट से निकलेगा, तो यहाँ 2s1 से निकलेगा, फिर उसके बाद 1s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, n इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो बस यही तो फॉर्मूला में यूज करना था, -13.6 इंटू जेड, यहाँ पे इसके लिए लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये -13.6 इंटू 9, ठीक है, इतना का इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इतना का मैं वैल्यू की मैं बात करूँ, सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैं बात करूँ, तो ये 2.18 था, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख दूँ, -2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दूँ, ये जूल पर एटम लिख दूँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ तक किसी को। अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या है एवरीवन, क्या है, ये जो है 7, सॉरी 2 7 इन हैंड, ओके, चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 2 7 इन हैंड, 9 7 6, राइट, ओके, एंड 19, ओके, 19 पॉइंट दिस, ओके, ओके, सो दिस इज 10⁻18, राइट। यहाँ से कैलकुलेशन जब आप करके लाते हो तो ये आ जाता है 1.9 मल्टीप्लाइड 1.962 इंटू 10⁻18, नहीं, सॉरी, यस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17, राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर है, ये हमारे पास 6 दिख रहा है, सॉरी, सी दिख रहा है, हाँ, यस, दैट्स इज। तो ये हमारे पास आंसर था एवरीवन, ठीक है, ओके, चलो एवरीवन, वंस अगेन ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, आप जब रेगुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जिसपे आप देख पा रहे हो कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड लेंथ, ओके, हमारे पास दो स्टेटमेंट 1 एंड 2 है, तो उसमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, शायद सही करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर क्या था इसके अनुसार चूज करना है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्पीसीज, ओके, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ में मैं दिखाऊं तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस तरीके से सॉल्व किया हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को जस्ट कुछ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर से जस्ट इक्विवेलेंट कर लो, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो आप जब बॉन्ड लेंथ आप कैसे निकालते हो, अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर 3 याद रखते हैं। मतलब मैं ये शॉर्ट सबको बता, मतलब यही बताता हूँ ताकि मतलब जो है कभी भी कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स में, और इजीली फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ये याद रहना चाहिए, मतलब आप कौन ये इतना पेस्ट करने जाए, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए अब जो हो जाएगा 1.5, और 18 के लिए हमारे पास हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बॉन्ड लेंथ की जब मैं बात करूँ तो O2 2 माइनस का सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद जब इसमें आओगे तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो होना चाहिए 1.5, लेकिन अगर मैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, इसका उससे थोड़ा सा कम होगा। इसी तरीके से O2 का हो जाएगा जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर से मैं देखूँ तो इसका उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से O2 प्लस में आप देखोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है, और 15 इलेक्ट्रॉन का सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो इसलिए सबसे बॉन्ड लेंथ कम होगा। ओके, तो ऑर्डर ये सही है एवरीवन, ठीक है। मैं आपको जब मैं इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ दूंगा, ठीक है, तो उसमें आप क्लियरली देख लेना कि मैंने पूरा प्रॉपर ढंग से आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, ये पहला स्टेटमेंट कि हमारा ये जो ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का, ये सही है। सेकंड की मैं बात करूँ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज, ओके, इसमें आपको क्या बताना था, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस आपको यही याद रखना था, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की जब मैं बात करता हूँ, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होते हैं एवरीवन, तो मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक में ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ाया जाता है,
एडवांस की आप बात करते हो तो और ही बेहतरीन पढ़ाया जाता है ना। आप पढ़े भी होगे, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ आप पढ़े हो। ठीक है, तो जब आप जानते हो तो ये 10 और 16 जब बात होती है B2 की, O2 की, तो ये दोनों जो है पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो होता है, ठीक है। तो 10 और 16 के केस छोड़कर बाकी सारे जो है लगभग पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। 10 और 16 वाले जो होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। यही इवन नंबर्स की मैं बात किया था, ठीक है। तो B2 और O2 को छोड़कर, तो यहाँ पे देखो O2 कौन है, O2 के पास क्या है, O2 के पास यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते थे, याद है। यहाँ पे जो है सिग्मा स्टार 1s2 1s2 2s2 ऐसे करते करते हम क्या करते थे, वहां पे हमें पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते थे, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो है एक्स वाई के जो पाई 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 और पाई स्टार ऐसा कुछ आता था, है ना, याद है। ओके, तो ये वाला आप जब देखोगे तो वहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते थे, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास हो जाएगा, O2 के पास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 15 और 17 में देखोगे तो ये दोनों का तो सेम है। O2 प्लस में आप जो है 15 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 माइनस जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों का क्या है, दोनों में केवल केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का वैसे तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे O2 प्लस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा कह दिया है तो इसलिए ये गलत हो जाता है ना। दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है एवरीवन, दोनों के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो उन्हें बराबर होना चाहिए था, लेकिन स्टेटमेंट में दिया है बड़ा O2 प्लस को, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब ये इनकरेक्ट होगा तो ये पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, तो क्या हो गया, कोई मैच हो रहा है, स्टेटमेंट 1 ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सो यस ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा एवरीवन। किसी को कोई तकलीफ है बताओ, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं एवरीवन। चलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें आपको दिया गया था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप कह सकते हो थोड़ा सा मतलब हर चीज का मिक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि इसमें जो है आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम जो भी आप कहना चाहो, और ये जो है सॉल्यूशन चैप्टर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको दिया हुआ था फ्लोरिक एसिड जो है उसका वेट दिया हुआ था, ठीक है। तो वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो मोल्स निकाल लोगे आप पहले। मोल्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाई 78, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.25, ठीक है। ये हमारे पास मोल्स आ गया, ठीक है। इट डिसॉल्वेड इन दिस मच वाटर। ये वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट के लिए हमारे पास वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट अगर वेट दिया हुआ है 500 ग्राम, तो इसको जब हम वेट में कन्वर्ट करोगे केजी में, तो हमारे पास हो जाएगा सॉल्वेंट वेट हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 केजी। मैं केजी की बात, यहाँ पे केजी हमें इसलिए क्योंकि हमें मोलालिटी आगे निकालने में काम आए, ठीक है। यहाँ पे क्या आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर हमारे पास इतना दिया हुआ, कोई बात नहीं। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज डेल्टा, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मींस व्हाट, डेल्टा TF, याद आया, बिल्कुल। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस में कह लो या फिर केल्विन में, क्योंकि अगर डेल्टा की बात हो जाए मतलब डिफरेंस की बात हो जाती है तो वहां पे दोनों में सेम ही आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द Ka फॉर द फ्लोरोएसेटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, हर किसी को पता है ना। और ये जो है डिसोसिएशन होने के बजाय एसोसिएट होता है, याद आया। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं एवरीवन, ये जो है सबसे लास्ट वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, ताकि वहां पे जो है आप जो है एसोसिएशन जब आप पढ़ते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। KF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। तो एक काम करते हैं ना, हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है I, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई KF मल्टीप्लाइड बाई और क्या है मोलैलिटी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरीवन, सबको याद है। मोलैलिटी हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू वैल्यू, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 है, ठीक है। अच्छा मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि ये मैं PDF में कर रहा हूँ, सबको पता है ना। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे वेट की बात होती है केजी सॉल्वेंट की, तो ये 0.5। जब आप इस चीज को कैलकुलेट करते हो तो अगेन ये 0.5 ही आ जाता है, ठीक है। और डेल्टा TF हमारे पास 1 दिया हुआ था, और हमारे पास I जो है नहीं पता है, उसी को तो कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हमें पता है, क्या पता है, KF 1.86 है, और साथ ही साथ M हमारे पास 0.5 है। तो क्या हम I यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, I कैलकुलेट करने पे आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ कितना आएगा, एक सेकेंड, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है, यही है ना, हाँ जी, ओके। तो ये इक्वल 0.93 आएगा, 0.93, ओके। 1 डिवाइडेड बाई 0.93, ये कितना आ जाएगा, 1.075 में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 1.075। अब ये हमारे पास आई आ गया, और यहाँ पे क्या होता है, आयोडा, ठीक है। ये जो है ये जो है ये क्या होगा, फ्लोरोएसेटिक एसिड है, तो ये एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन, ये CH3 COOH,
यहाँ फ्लोरोएसेटिक एसिड है ना, ठीक है। उसको लिखने के बजाय मैं जस्ट आपको ये लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना आएगा, ये एसोसिएशन होगा तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, याद आया? ठीक है। तो ये जब 1 प्लस अल्फा हो जाएगा तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1.075 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस, ये कैसे हुआ ये आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। मुझे इतना बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उतना समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो ये अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.075 हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। ठीक है, ये अल्फा जो है 0.075 हो जाएगा। तो बस यही तो बात थी। अब क्या है, अब यहाँ से हम जो है एच ए, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एच प्लस प्लस ए माइनस, ये क्या होता था सी, सी माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। इसके लिए हम के ए लिखते थे तो क्या होता था सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा यहाँ पे मैं लिखना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ से सी सी कट जाता था और 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि अल्फा जो है बहुत ही कम है, 5% से कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10% से कम है, ठीक है, सॉरी। सो 10% से कम होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, 1 माइनस अल्फा को जस्ट अल्फा कर लेते थे, है ना। और बहुत ही वीक एसिड है ना, तो ये सी अल्फा स्क्वायर हो जाता है यहाँ से। सी हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सी हमारे पास कंसंट्रेशन होता था एवरीवन। कंसंट्रेशन हमने क्या लिया है, मोलैलिटी लिया है, ठीक है। तो मोलैलिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 0.5, अल्फा का वैल्यू हमारे पास 0.075 का होल स्क्वायर हो जाएगा एवरीवन। जब इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो एक सेकेंड फिर से कैलकुलेटर की आवश्यकता है ऑफकोर्स, तो चलो कोई नहीं, कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.075 मल्टीप्लाइड बाई 0.075, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.0028125। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ 2.8 इंटू 10⁻³ क्या हम इतना लिख सकते हैं, है ना। 2.87 था ना, एक सेकेंड, 81 था, ओके 81 था, ठीक है। वैसे तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूँ तो इसको जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 3 तो लिख ही सकते हैं ना, ऐसे 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स 3 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। देखो भैया ये वाला जो है 2.81 एग्जैक्ट वैल्यू आया था, लेकिन एज पर द रूल्स आप अगर आपसे ऑप्शन इस तरीके से ही केवल है तो आप थोड़ा सा बढ़ भी सकते हो, है ना। चलो, ये मेरा रूल नहीं है, ये एनटीए का रूल है, मुझे मत ब्लेम करो कि आंसर तो इतना ही होना चाहिए था। कोई नहीं, कभी कभी कॉमन सेंस भी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत थी। अगर यहाँ तक आने के बाद ये आंसर टिक नहीं किया हो तो बहुत गलत किया हो, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आप देखो बहुत ही क्या कर सकते हैं इसे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही फेमस टॉपिक, और क्वेश्चन तो ये पूछा ही जाता है ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ से पूछा क्या था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, AgCrO4, ठीक है, Ag2CrO4 AgBr, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोले तो KSP, है ना। तो Ag2CrO4 जो है ये Ag2 प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है, S, ठीक है, ये S, ठीक है। यहाँ पे KSP क्या हो जाता था, S, ये जो है S, तो ये 2S, यहाँ पे 2S हो जाएगा ना, 2S और ये S, तो 2S का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई S ये होता था, तो ये हो जाएगा कितना, ये 32x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम s के जब वैल्यू निकालोगे तो 4s क्यूब आता है, 4s क्यूब 32x, तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 हम कह सकते हैं क्या, चार से ये कैंसिल करोगे तो 8 टाइम्स आएगा, 8x इज इक्वल टू हो जाएगा, तो s की पावर 3 है, तो ठीक है, तो समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम AgBr पे, AgBr में क्या हो जाएगा, ये जो है AgBr में हम लग जाएगा Ag प्लस प्लस Br माइनस, ओके। अभी इस वाले को मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है, चलो बीटा ले लेता हूँ, बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे KSP क्या हो जाएगा, बीटा का जस्ट स्क्वायर, ये कितने के बराबर है, 4y, 4y है ना, ओके, 4y। तो यहाँ से बीटा का मैं जस्ट वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√y, ओके। अब क्या पूछा था, इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा मतलब क्या पूछा था, क्या बोलते हैं इसे, रेशियो ही तो जस्ट पूछा था,
ओके। कंसंट्रेशन में मोलरिटी क्या है या मोलरिटी क्या है ना, यहाँ पे मोलरिटी का है तो कंसंट्रेशन में हम ले लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो एस का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, तो जस्ट उसी का वैल्यू निकाल दो क्योंकि एस इसके लिए ये बी इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट कॉमन सेंस लगाना था, इतना भी वो नहीं करना था, है ना। और मुझे लगता है सबने इसको सही किया होगा, ठीक है। सही किया होगा तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की पावर 1 वाई के पावर 1/2, राइट। इतना तो लिख ही सकते हो, है ना। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, एक्स की पावर 1/3 और डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अगर आपको भी दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स, आपने +4 मार्क्स स्कोर कर लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बढ़िया से किया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ऑलरेडी इसका बढ़िया से कैलकुलेशन करके जो है पीडीएफ में दिया हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान से देखना, पीछे बैक करके देखना, वरना नहीं तो मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और नहीं तो फिर ये क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको टेलीग्राम ग्रुप का चैनल और लिंक दोनों मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, है ना। ये भी एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें हमसे क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड है। ऑलरेडी स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब शिफ्ट में। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड में आप जब ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा था, तो ये हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है। हालांकि इस वाले में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो सोडियम का इन जनरल कम होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम। जनरल क्या, यही रूल है। मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा सोडियम से, तो ये तो है, यहीं से कैंसिल हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। सेकंड की बात करते हैं, among the calcium, aluminium, iron और boron, ठीक है। The third ionization enthalpy is very high for calcium. सही बात है, ऑफ कोर्स कैल्शियम की ऑफ कन्फिग्रेशन देखो तो 4s2 हमारे पास सबसे लास्ट होता है, उसके पहले जो होता है 3p6 होता है। तो ये जो है पहले तो ये इस सब सेल से बहुत इजीली निकल जाए, मतलब कठिन से ही निकलेगा लेकिन ठीक है निकल जाएगा। लेकिन जब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी तो पहले तो ये एक सेल कम से होगा, सेकंड एक सेल के अंदर से होगा, साथ ही साथ जो है ये फुल्ली फिल्ड से निकलेगा, तो इसकी थर्ड आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। कंपेयर की मैं एल्युमिनियम की मैं बात करूँ तो इसका हो जाएगा 3s2 3p1, तो इसका फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा एवरीवन, ठीक है। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा हाई होगा कंपेयर टू थर्ड वन, थर्ड वन इसका बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसी तरीके से आयरन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 4s2 3d6, तो यहाँ पे जो है पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन s2 से निकल जाएगा, फिर उसके बाद 3d6 से निकलेगा। तो 3d6 और 3p6 में बात करूँ तो ये ज्यादा ये एनर्जी लेगा कंपेयर टू 3d6, ओके। सो यहाँ पे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कैल्शियम से कम ही होंगे। अब हमारे पास बनता है बोरोन। बोरोन की पे बात करूँ तो 2s2 2p1 इज द कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो पहले इससे निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और इससे निकलेंगे। तो यहाँ पे जो है सेम ही दोनों से हो रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का। फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन का ज्यादा होगा एवरीवन, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपेयर टू थर्ड वन, ओके। सो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है कैल्शियम का जो है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सबसे ज्यादा होगा इन सब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं एवरीवन, ठीक है। आई होप कि ये भी जो है ये क्वेश्चन सबका सही होगा, है ना। क्या है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कोई है ऑप्शन हमारे पास, स्टेटमेंट नॉट इज फॉल्स, सेकंड ऑफ कोर्स ये हमारे पास है, राइट। आगे बढ़े वीडियो में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी कह सकते हो, है ना। जिसको इनऑर्गेनिक से मतलब नफरत है उनके लिए तो फिर क्या ही क्या है, लेकिन जिनको इनऑर्गेनिक से प्यार है वो तो मतलब देखते ही आंसर कर दिया होगा। हमने 3 मिनट टाइम लिया है पर कोई नहीं, 25 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया गया होगा, है ना। एक्चुअली एक्सप्लेन भी तो करना था हमें, ओके। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक और क्वेश्चन है एवरीवन जिसमें कि हमारे पास जो है अगेन आप कह सकते हो कुछ इनऑर्गेनिक ही कह लो, है ना। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कह रहा है कि गिवन टू स्टेटमेंट, ओके। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजन डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ F2Cl2 Br2 I2 which is the basis of layer test। बिल्कुल यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो आप ऑर्गेनिक का भी कुछ पार्ट इंक्लूड कर लो, ठीक है, लेकिन आप इनऑर्गेनिक से ही जाओ, ठीक है, पी ब्लॉक में, है ना। इस क्वेश्चन का ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होनी होगी, है ना। इस क्वेश्चन में अगर इस वाले को मैं स्टेटमेंट सही नहीं मतलब इस वाले स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ये सही ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, साइज वाइज का फैक्टर होता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता था, है ना, सबको याद है।
Layer test is to identify Br2 and I2 in aqueous solution involve the oxidation of bromide to bromide or iodide to Br2 or I2 respectively with Cl2. Of course सही बात है. Which is a type of displacement redox reaction. Okay. यहाँ पे कह रहा है कि Br माइनस जो है ये जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करके जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता था Br2 में. ठीक है. ओके. तो ये स्पेशली रिडॉक्स रिएक्शन होता था. ठीक है. ऑफ कोर्स सही बात है. ठीक है. तो हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, ये जो है ये I2 आई के और Br के दोनों के जो है दोनों के लिए टेस्ट होता था एवरीवन. ठीक है. क्लोरीन का यूज करके. तो ये सबको याद होगा. हम मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है. ठीक है. अगर आप पी ब्लॉक ध्यान से पढ़े हो तो. हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन था, ये वाला स्टेटमेंट बेहतरीन था, है ना. क्योंकि बहुत सारे को लेयर टेस्ट पता ही नहीं होगा, है ना. चलो कोई नहीं. तो ये सही था एवरीवन, ये स्टेटमेंट सही था. तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है ना. सही दिख रहा है तो क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल. बोथ 1 and 2 इज ट्रू. ओके एवरीवन, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन हमारे पास जिसमें कि आप ध्यान से जब क्वेश्चन को देखोगे तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन से पूछा गया है और बहुत ही फेमस चैप्टर, है ना. डी एंड एफ ब्लॉक से चैप्टर से पूछा गया है एवरीवन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हालांकि ये रिएक्शन हर बार स्ट्रेस दे के बताया जाता है कि आपको ये रिएक्शन याद रखनी है. मतलब इस रिएक्शन से इस कंपाउंड के जो मतलब रिएक्शन है उसको आपको एक बार ध्यान से देखना है. और ये एनसीईआरटी से पूछा गया था. मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था. पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. Which of the following state include all the species that will change the orange color of the K2Cr2O7 in the acidic medium? Acidic medium में क्या होगा? ये जो है F22 प्लस SN2 प्लस I माइनस H22 माइनस H2 माइनस. ठीक है. ये भी अपने लोवेस्ट स्टेट में है, ये भी अपने लोवेस्ट स्टेट में है, ये भी अपने लोवेस्ट स्टेट में है, और ये भी अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो ये क्या होगा? ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा. राइट. ओके. चलो अब देखते हैं इसका एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो ये आपको एनसीईआरटी के डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है, ये देखो, है ना. चलो कहाँ पे था ये, है ना. ओके. ये रहा हमारे पास रिएक्शन एवरीवन. ठीक है. मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूँ, इसलिए हमारे पास ये लाइन का जो है ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है. तो आप देखो आई माइनस का है. आई माइनस ऑलरेडी मैं बताया कि ये जो है ऑलरेडी अपने लोएस्ट स्टेट में है. ठीक है. आई माइनस ऑलरेडी लोएस्ट स्टेट में है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइज होगा तो ये 3 और आई टू में कन्वर्ट होगा, आई टू में कन्वर्ट होगा. इसी तरीके से एस टू माइनस जो है क्या हो जाएगा? अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा. ठीक है. उसके बाद एस एन टू प्लस जो है 2 प्लस में है, एस एन टू प्लस, तो ये जो है एस एन थ्री प्लस में जाएगा एवरीवन. एस एन थ्री प्लस हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता तो 4 प्लस. ठीक है. ओके. आयरन क्या है? आयरन जो है 2 प्लस, ये जो है 3 प्लस में कन्वर्ट होगा. क्लियर. तो ये यही क्वेश्चन पूछा था एवरीवन. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए? ठीक है. आई माइनस एस टू माइनस एस एन टू प्लस और एफ ई टू प्लस. कोई है ऑप्शन में? एफ ई टू प्लस एस एन टू प्लस आई माइनस एस टू माइनस. ओके. यही तो आंसर है फिर. ओके. क्या ही टेंशन है. आगे बढ़े एवरीवन. ये देखो एनसीईआरटी बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं. अपने अब तो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है. चलो आगे देखते हैं एवरीवन. दोज हु आर वाचिंग फॉर अपकमिंग ईयर, जो मतलब आगे साल के लिए देना है उन्हें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं एवरीवन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन. इन सारे सॉल्यूशंस का पीडीएफ आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एवरीवन. तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक जरूर देख लेना एक बार. कैलकुलेशन में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया है उसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है. चलो. सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एवरीवन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास क्लास 12th, राइट. क्लास 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत ही फेमस है. मतलब ये क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट का फेवरेट हो जाता है अंत तक आते आते, है ना. और ये क्वेश्चन करने में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट आता है स्टूडेंट को, जो भी आपके केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो. ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना. अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा ओ जो है, ठीक है, अच्छा ओके, डेल्टा ओ जो है डायरेक्टली स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एवरीवन. ठीक है ना. और स्टेबिलिटी किसके होता था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हमारे पास होता था. ठीक है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अरे भैया इतना कौन मेहनत है ना. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जब आप इस लिगेंड्स की मैं बात करूं, ठीक है, एक तो हमारे पास ये सेंट्रल एटम सेम है. तो अब हमें क्या देखना है? केवल और केवल सराउंडिंग एटम. सराउंडिंग में आप देखो लिगेंड की, तो सी एन माइनस की सबसे ज्यादा मतलब हमारे पास क्या होता है?
स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता था, दिए गए ऑप्शंस में EN हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, Fe, सॉरी Fe नहीं, F माइनस। क्या बात है ना, कुछ कुछ चीजें भूलने लगा हूँ ऐसा लग रहा है ना। ओके, कोई नहीं। जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये जो है ऑर्डर हमें फॉलो होना चाहिए, तो इसके अनुसार जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, 26,000। ओके, 26,600, यानी फोर्थ लिख देता हूँ ना, फोर्थ। उसके बाद हमारे पास आना था ये थर्ड, ठीक है, फोर्थ थर्ड। उसके बाद सेकंड, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट, राइट। ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। CN जो है फोर्थ से कनेक्ट होना चाहिए, तो CN यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद EN जो है थर्ड से कनेक्ट होना चाहिए, ये हमारे पास इससे और ये इससे। ओह, बहुत ही इजी। तो अब आप देख लो, A का 4, B का 1, B का 1 ऑफ कोर्स, C का 2, D का थर्ड, C का 2, D का थर्ड। ओह, फर्स्ट D ऑप्शन हमें दिख रहा है, D ऑप्शन ही केवल दिख रहा है एवरीवन। किसी को कोई तकलीफ है बताओ, किसी और को कोई सॉल्यूशन में अगर कोई तकलीफ है तो बताओ, क्या नहीं समझ में आया ये भी बताओ, ठीक है। और अब अगर आपको ये लग रहा है कि आपने ये कैसे बता दिया, अरे भैया एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, और साथ ही साथ जब आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही लोगों में कंफ्यूजन होता है कि CN माइनस और EN माइनस में, सॉरी EN में क्यों ऐसा है कि EN को यहाँ पे किलेटिंग लिगेंड भी बनता है, या तो मतलब अच्छे से EN जो है बहुत अच्छे से वो करता है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर भी ये CN का क्यों ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता था। C ट्रिपल बॉन्ड O होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा बैक बॉन्डिंग का केस आ जाता है। इसकी वजह से जो है CN का जो है स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। अब किसी को अगर तकलीफ है कि कैसे हो गया, तो मैं दिखा देता हूँ, है ना। चलो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट, ओ, ठीक है, क्या हो रहा है इधर, ये क्वेश्चन को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये PDF को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये जो है, चलो कोई नहीं, एक सेकेंड। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एवरीवन, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ये जो है हमारे पास, मैं PDF की मैं बात करूँ तो कहाँ पे मिलेगा हमें, लिगेंड्स जो है, ये देखो, ओहो, है ना, बहुत ही फेमस है ये देखो, ये हमारे पास सबसे ज्यादा होती जो है कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद CN होती है, उसके बाद EN होता है, उसके बाद NH3 होता है, उसके बाद EDTA होता है, ठीक है। अच्छा, मैं जो है CO का ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा था, हालांकि CO है या नहीं, CN था, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं CO का एक्सप्लेन कर दिया, है ना। पर कोई नहीं, अब जो मैंने आपको ये दिखाया दिया, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से भी देख लो, CN माइनस EN से ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास जो हो गया H2O आता है, और उसके बाद हमारे पास आता है F माइनस। ओके, तो ऑर्डर हमारा सही था एवरीवन, ठीक है। CN की जगह हमने CO की बात कर दी, बैक बॉन्डिंग क्या क्या बात है कर दी, सॉरी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बात करें, चलो। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन कह सकते हो या नहीं भी कह सकते हो, है ना। जिसको SN1 से डर लगता है वो कहेगा टफ है, जैसे SN1 से डर नहीं लगता बिल्कुल कहेगा इजी क्वेश्चन। बेंजाइल क्लोराइड, ओके, तो किसी को अगर फॉर्मूला या कंपाउंड में नेमिंग लिखने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और एक हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl, ठीक है, ये हमारे पास दो हैं। कह रहा है कि SN1 फास्टर होगा किसमें, SN1 मैग्नीशियम बेंजाइल क्लोराइड में, ऑफ कोर्स सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा, ये रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से SN1 मैग्नीशियम इसमें ज्यादा होगा कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड की मैं बात करूँ तो इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबलाइज्ड बाय द हाइपर कंजुगेशन देन बेंजाइल क्लोरोकेटायन बाय द रेजोनेंस। ऑफ कोर्स सही बात है, यहाँ पे केवल हाइपर कंजुगेशन होगा एवरीवन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये जो है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू और आई के थ्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है एवरीवन। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट केवल फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछा था, तो दोनों हमारे पास ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ है बताओ, अगर नहीं है तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, है ना। अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन कह सकते हैं डिस्टिलेशन से ही पूछ लिया, है ना। तो आप एक तो ये सॉल्यूशन चैप्टर से भी बता सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 1 2 3, है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या हम ग्लिसरॉल कर लें, ओके। सो ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड बाय द वाटर बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ग्लिसरॉल जो होता है
सिंपल डिस्टिलेशन की जगह ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से होता है, क्योंकि ये जो है जब तक कि बॉइलिंग इसकी जो है अप्रोक्सीमेटली 290 डिग्री सेल्सियस के अलाउंग इसकी जो हमारे पास क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। तो ये उससे पहले ही टूटने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं बल्कि हम इसे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से हम इसे सेपरेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे गलत दिख रहा है ना। चलो, ये अगर गलत है तो आगे देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं एवरीवन। सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो क्या है, an azeotropic mixture cannot be separated by the fractional distillation। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की मैं बात करूं तो ये वेपर और लिक्विड दोनों जो होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहता है कि वैसे दो लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो उसको हम सेपरेट करेंगे, एजियोट्रॉपिक नहीं। एजियोट्रॉपिक क्या होता है, वेपर और लिक्विड में तो मतलब इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ठीक है, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये स्टेटमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो सही बात है रहा है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ओके, बस यही तो स्टेटमेंट था, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है। ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है और ये जो है गलत लग रहा है ना। ये जो है फ्रैक्शन सॉरी सेपरेशन जो होता है वो किससे होना चाहिए था, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से होता तो पक्का सही था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्टिलेशन कह दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, इसलिए ये गलत है ये सही है। तो कोई ऑप्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये पहला सही, पहला गलत दूसरा सही। हाँ बिल्कुल, ये देखो फोर्थ स्टेटमेंट है एवरीवन, सो फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका मैं एनसीईआरटी से क्या ही रेफरेंस दूं, क्योंकि मैं सॉल्यूशन चैप्टर जो है ज्यादातर तो इनऑर्गेनिक है मैं रेफरेंस लेता हूँ, पर इसका भी शायद है एनसीईआरटी का रेफरेंस। मैं आपको किसी को अगर देखना हो एनसीईआरटी में तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल एग्जैक्टली याद नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है, किस लाइन पे होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीडीएफ जो है मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ग्रुप पे जुड़े रहो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करो, है ना, ताकि मतलब आप जैसे लोगों के साथ पहुंच सके, और साथ ही साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। चलो थैंक यू। वैसे इन जनरल मैं कहता नहीं हूँ, पर क्या करें, कहना पड़ता है कभी कभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो, है ना। ये जो है आप जीओसी में ही पार्ट में पढ़ लेते हो, है ना। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो आंसर बताने से पहले मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये जो है हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, नोमेनक्लेचर में ही पढ़ रहे होते हैं ना, प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप का जो भी हमें नोमेनक्लेचर करना होता है, तो सबसे पहले हम हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लो प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको नेमिंग हम लोग जो है ब्रांच के तौर पर कर लेते हैं, मेन एक ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाई होता है ना। याद आया, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिड होता था, सल्फोनिक एसिड होता था, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ठीक है। फिर एमाइड आता था, एमाइड के बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद एमाइन आता है, उसके बाद अल्कीन आता है, ठीक है। हालांकि इन दोनों के बीच के डिफरेंस और भी कंपाउंड्स आते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट यही दिया है, तो बस यही ऑर्डर मुझे सही दिख रहा है ना। यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की जगह कीटोन डाल दिया। कीटोन और एल्डिहाइड में आप देखोगे तो एल्डिहाइड का कम होता है और कीटोन का प्रायोरिटी ग्रुप 8 होता है, 8 के रॉट होता है, और एल्डिहाइड का 7 होता है, ठीक है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड ये सब भी है, लेकिन ठीक है, जो नहीं दिया है उसी की बात नहीं करनी है, जस्ट जो दिया है उसी की बात। तो एमाइड हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद कीटोन आएगा, उसके बाद एमाइन आएगा, उसके बाद एल्कीन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर था एवरीवन, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको जीआरबी फिजिक्स, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो हमारे पास जो है नोमेनक्लेचर में मैं कहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप हमारे पास दिखाऊं, और जीआरबी फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास है, केमिस्ट्री के 11th नोट्स नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री के बुक्स में हमारे पास मिलना चाहिए, ठीक है। अरे भैया बुक्स आ जाओ यार, क्या यहाँ चला जाता है। ओके, मैं आपको जब मैं बुक्स की मैं दिखाऊं तो केमिस्ट्री बुक्स बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं। अच्छा, मैं फिजिकल बोल दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। ओ भाई साहब, बहुत ढूंढने में टाइम लग जाएगा, एक सेकेंड में पॉज ले लेता हूँ। सो ये रहा हमारे पास एवरीवन, टाइम तो थोड़ा लग जाता है ना। चलो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑर्डर जो है, हालांकि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एमाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसे ले लेता हूँ,
एमाइड है ऑफ कोर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, आप देख सकते हो एल्डिहाइड यहाँ पे रहा, एमाइड यहाँ पे रहा, ओके सॉरी ये रहा। उसके बाद हमारे पास कीटोन है ऑफ कोर्स, कीटोन के बाद एमाइन है एवरीवन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो तो पहले ऑर्डर पे एमाइड आएगा, दूसरे पे एल्डिहाइड आएगा, तीसरे पे कीटोन आएगा, ठीक है, चौथे पे हमारे पास एमाइन आया और पांचवें पे हमारे पास अल्काइन आया, ठीक है। तो ये ऑर्डर था एवरीवन। अगर आप कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हो तो और भी अच्छी बात है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आप तो कर चुके हो, है ना। चलो आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सबने +4 स्कोर किया होगा। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, पीडीएफ के लिए आप जो है लिंक आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, अगेन एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आप ध्यान से देखो। तो हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि द एक्स, ठीक है, ये एक्स मॉलिक्यूल दिया हुआ है, प्रेफर साइड टू अटैक द इलेक्ट्रोफाइल। ओह बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर छुपा हुआ है, तो लोन पेयर को हम प्रकट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन को वीक कर देगा और ये जो है डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे डोमिनेट करता है, अगर लोन पेयर है तो एक तो ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे। सिंस यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पर यहाँ पे प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है, प्रेफर करेगा पर मतलब कम करेगा कंपेयर टू यू। तो यू पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद एस पे। पूछा क्या था, ऑप्शन के अनुसार चलना है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे। प्रोडोमिनेंट एट आर, ओ बिल्कुल गलत बात यही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप काम कर यही कर देगा, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ हो, ठीक है। चलो इतना तो आप जानते ही हो, आगे बढ़ते हैं। आर एंड यू ये भी गलत बात है। इस वाले पे तो अटैक ही नहीं करेगा, इस वाले तो कॉन्सेप्ट से ही बाहर रखो, है ना। इस पे और इस पे हो सकता है, पी और एस। पी इस पे तो ये वाला पार्ट जो भी इंक्लूड कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आर इसमें है और आर इसमें भी है, आर एस इसमें है, तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होंगे ऑफ कोर्स। अब बचा एक ही ऑप्शन, प्रोडोमिनेंटली एट यू। यू पे तो सबसे ज्यादा है ही, तो यू इज द राइट आंसर, ओके। किसी को कोई तकलीफ है बताओ, बहुत ही हालांकि जब ये क्वेश्चन हम मेमोरी बेस्ड वे कर रहे थे तो तब भी शायद सही ही बताया था, मतलब सारे क्वेश्चन सही थे, है ना। चलो इस क्वेश्चन में आप +4 तो इजीली बन रहा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन के पीडीएफ जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन जिसमें कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, और लिस्ट 2 क्या है, रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, ओके। तो दोनों को ये जो हमारे मिक्सचर है उसको अलग करने के लिए, है ना, अलग करने के लिए जो रिएजेंट है उसका बताना है कि कहाँ पे सही है, ठीक है। तो पहला हमारे पास दिख रहा है कि डाइथाइलेमाइन है और एक इथाइलेमाइन है। डाइथाइलेमाइन करने का मतलब क्या है, ठीक है, डाइथाइलेमाइन NH, एक हमारे पास CH3 ग्रुप इधर है और एक हमारे पास इथाइल है ना, तो C2H5 हो जाएगा, ठीक है, C2H5। ये हमारे पास डाइथाइल यानी कि 2 डिग्री अमाइन और ये इथाइल अमाइन है, मतलब 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री को रिमूव करने के लिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट करते हैं एवरीवन, ठीक है, ये तो सबको पता है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट के लिए CN टेस्ट, और यहाँ से मिल जाएगा हमें CN, ठीक है। तो याद आया, ये बहुत ही फेमस है और जिसको याद नहीं आया बहुत गलती कर रहे हो, बहुत ही गलती कर रहे हो। अभी भी टाइम बचा हुआ है एडवांस का, है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। चलो मिस्टेक हो रही है कोई बात नहीं, सुधरना जरूरी है ना। अभी भी एडवांस बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो CH3 और KOH जो है यहाँ कार्बाइलेमाइन टेस्ट के लिए काम आ जाएगा, है ना। तो पहला का तो 2 हो गया, ए का मतलब 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड और एसीटोन, ओके। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कोई ज्यादा यूज नहीं, न्यूट्रल FeCl3 नहीं, ये नहीं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल सही। ये जो है एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाएगा लेकिन कीटोन रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब बी का सेकंड फोर्थ हो जाएगा, सॉरी बी का फोर्थ हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पे, इथेनॉल और फिनॉल में हमारे जो है ये रिएक्शन करता है किससे, न्यूट्रल FeCl3 से। ये बहुत ही फेमस है ना, ये जो है मतलब क्या ही बोलूं। ये जो है इथेनॉल रिएक्शन नहीं देगा लेकिन FeCl3 जो है इसके साथ न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, है ना। तो ये इसके साथ रिएक्शन देगा। फिर हमारे पास बचता है बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड, ठीक है। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, सॉरी ब्रोमीन वाटर टेस्ट कह रहा, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा लेकिन सिनामिक एसिड के साथ, अच्छा ये मैं रिएक्शन क्या कर रहा हूँ, सही तो बता रहा हूँ, है ना। पर कोई बात नहीं, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, हम लोग जब इतना मिला चुके हैं तो ऑप्शन के अनुसार ही देख लेते हैं, है ना।
ए का हमारे पास फोर्थ, ओके, ए का फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है, ए का सेकंड जरूर है, ठीक है, ओके। बी का हमारे पास फोर्थ है, तो बी का फोर्थ, ओके, पहला ऑप्शन दोनों मिल गया है, ठीक है। सी का हमारे पास क्या है, थर्ड है, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट, ओके। तो इसमें तो बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ ही नहीं है, एक में अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, हम उसे ऑप्शन के अनुसार चल लेते हैं, है ना। तो ये क्या आंसर हो जाएगा एवरीवन, क्या आंसर हो जाएगा, सबसे लास्ट यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, A2B4, A2B4, सी थर्ड, डी वन, ओके। चलो आगे बढ़े एवरीवन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है जिसमें ध्यान से देखो, है ना। इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा, कंसीडर द थ्री एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स PQR whose स्ट्रक्चर वाज गिवन बिलो, ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बिल्कुल। करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड विद द पीएच, ओके, क्या बात है, डाइजोनियम सॉल्ट याद आया, ठीक है। ये क्या होगा, बट स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ओके, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो है नाइट्रोजन जो है बहुत ही मतलब फ्रीली है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा लोन पेयर देगा तो यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मॉलिक्यूल में दिक्कत आएगा, और यहाँ तो कम्प्लीटली दे ही नहीं सकता, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, याद आया। ये जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर नहीं देगा, और इसके पास जो है फिर ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है एवरीवन, और आपको सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर सबसे लास्ट में आर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लोन पेयर, ये जो है हमारे नाइट्रोजन को आउट ऑफ प्लेन कर देगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर इज द राइट आंसर, और इस क्वेश्चन को अगर कहूँ तो बहुत इजी था, पी क्यू आर इज द राइट आंसर, ओके एवरीवन, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अगेन मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, समझ में आया, ओके, ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो है जहाँ पे वहां पे अटैक करता है जिसमें जो है जिसमें जो है ग्रुप जो है हमारे पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा लोन पेयर देने की टेंडेंसी पी में है, उसके बाद क्यू में है, उसके बाद आर में, तो बिल्कुल कह सकते हो कि ऑटो प्लेन है, तो टेंशन ही नहीं लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें कि कह रहा था कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ओके। बहुत ही एनसीईआरटी से अगेन पूछा गया है, बायोमोलिक्यूल्स एवरीवन। सो मैं कितनी बार बोला हूँ, बायोमोलिक्यूल्स हमेशा करके जाने का है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, ओके, बहुत अच्छे चैप्टर है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है विटामिन, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है नेम्स, ठीक है। तो विटामिन B1 का क्या है, थायमाइन कह सकते हैं क्या, पहले मैं उसको कर लेता हूँ जो सब 100% श्योर है, ठीक है। रिबोफ्लाविन B2 से है और B6 से है, क्या मुझे एग्जैक्टली याद है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। हालांकि मुझे होना तो चाहिए कि एग्जैक्टली याद होना चाहिए। चलो एनसीईआरटी को जब मैं देखता हूँ तो कहाँ पे आएगा, ठीक है, ये रहा हमारे पास। B1 जो है थायमाइन, B2 जो है रिबोफ्लाविन, B2 रिबोफ्लाविन से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो मुझे अभी तक याद है, तो कह सकते हो मेरी मेमोरी भी ठीक ठाक है ना। B6, B6 का पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, और उसके बाद सी जो है ascorbic एसिड, ठीक है, ध्यान से देखो, थायमाइन, रिबोफ्लाविन, पायरोडॉक्सिन, और उसके बाद ascorbic एसिड। हालांकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेमोरी रिवर्स क्वेश्चन में, ठीक है, याद आया, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। सो ये फ्री के 4 मार्क्स थे, लेकिन जिनको याद नहीं होगा फ्री में -1 भी दे के आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देख लो एनसीईआरटी से ध्यान से मिला लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो आंसर क्या था, ओ आंसर तो हमने ठीक ही नहीं किया। तो आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बी का, सॉरी, ए का थर्ड, ओ ऑप्शन तो एक ही था, बी का सेकंड, सॉरी, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, और डी का 2, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये सॉल्ट एनालिसिस कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा लगता है कि अभी जो है बहुत सारे चैप्टर में पढ़ाए नहीं जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में, और बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए सॉल्ट विद द फ्यू ड्रॉप ऑफ concentrated HCl गिव एप्पल ग्रीन कलर इन द फ्लेम टेस्ट। एप्पल ग्रीन का जैसे ही नाम आता है तो मेरे दिमाग में बस एक ही कंपाउंड आता है, वो क्या है, बेरियम, बेरियम आता है। और ये इस ब्लॉक से भी आपको क्वेश्चन कह सकते हो, ये वाला लाइन जो है इस ब्लॉक से आप कह सकते हो, ठीक है।
एप्पल ग्रीन कलर किसका होता है? अगर आप जब इस ब्लॉग पढ़ोगे तो वहां पे बेरियम का आपका जिक्र जरूर मिलेगा, ठीक है, फ्लेम टेस्ट में, तो ये बेरियम तो पक्का होगा। आगे बढ़ते हैं, आप दूसरे देखते हैं। एमएन कोई कलर नहीं देता, और ये सीए जो है शायद येलो कलर देता है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली बेरियम जो है ये मुझे याद है एप्पल ग्रीन कलर देता है। Group participate of salt is dissolved in acetic acid and treated with the Fe, sorry, K2Cr2O7, K2CrO4 to give yellow precipitate। इसका भी एक रिएक्शन है, सॉल्ट एनालिसिस से है ये चैप्टर, सॉरी टॉपिक, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन कोई नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। When the sodium carbonate extract of salt solution is heated with the concentrated HNO3 and ammonium molybdenate, ठीक है, it result a canary yellow precipitate, cation 99% in the salt are respectively। ये क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से था। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिएक्शन एवरीवन। ये देखो, यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये जो है Br जो है Br2 प्लस क्या करता है, ठीक है, एक सेकेंड, Br2 प्लस जो है रिएक्शन करके, ओके ठीक है, Br2 जो है CrO4 2 माइनस के साथ रिएक्शन करके ये जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, येलो प्रेसिपिटेट ना, K2Cr2O7, K2CrO4 माइनस, ठीक है, सॉरी, K2CrO4, तो ये जो है येलो प्रेसिपिटेट देता है, ये हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कटायन जो है Br2 सॉरी Ba2 प्लस है, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास कह रहा था कि ये जो है उसको जो है अमोनिया मोलिब्डेनेट जो भी है उसको जो है HNO3 के साथ जब डिजोल्व किया जाता है तो एक हमारे पास कंपाउंड प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो वो एनायन के बारे में पूछ रहा था, तो एनायन कौन सा है, PO4 2 माइनस, क्या हम ये कह सकते हैं, है ना एवरीवन, PO4 3 माइनस, सॉरी, ओके। चलो, सो दैट इज द राइट आंसर। एक हमारे पास Ba2 प्लस हो गया, और दूसरा हमारे पास एनायन क्या होगा, PO4 3 माइनस, राइट। जब आप इस क्वेश्चन को वापस आओगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर मिल रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा था, 1 मोल अल्केन है जिसको जो रिक्वायर करता है 8 मोल ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन, सम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ध्यान देना था, एटम्स इन अल्केन, ओके। तो हमारे पास मान लेते हैं CnH2n+2 है, इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से, मतलब कंबशन करवा रहे हैं, तो ये बन रहा है CO2 प्लस H2O। ये तो बेसिक है एवरीवन, सबको पता है। यहाँ पे क्या होता था 3n+1, एक तो ये फॉर्मूला है, ये हो जाता है NCO2, ये n+1 CO2, याद आया, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, सॉरी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 मोल्स ऑक्सीजन है, तो ये इसका वैल्यू जस्ट पुट कर दो, 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जो है 3n+1 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3n+1 इज इक्वल टू 16, 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 15, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5, अब n इज इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास अल्कीन क्या हो जाएगा, अल्कीन हमारे पास हो जाएगा C5H1012, ओके, ठीक है। अब पूछा था कि हमारे पास अल्केन में जो है सम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन अल्केन, अल्केन में है एक मोल ही अल्केन की बात हो रहा है, तो एक मोल ये ऑलरेडी है, ठीक है। एक मोल में आप देखोगे तो 5 कार्बन है हमारे पास और 12 हाइड्रोजन है, तो 12 + 5 कितने होते हैं, 17, तो 17 इज द राइट आंसर, ठीक है। 17 क्या है, इसका राइट आंसर है एवरीवन, ओके। आगे बढ़े, देख लो ध्यान से देखो, ये एक तरीके से और भी बैलेंस करने का होता है, पर वो वाला तरीका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या था, CxH2y+2, ठीक है, सॉरी CxHy, तो वहां पे थोड़ा सा बैलेंस का 2 टर्म आ जाते हैं, यहाँ पे जो है n का टर्म में बात करूँ तो एक ही टर्म आएगा, जिसकी वजह से इजी होगा मोल्स निकालने में, n निकालने में, ठीक है, इसलिए हमने n लिया है। आगे बढ़े, चलो। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें आप देखो कि केमिकल काइनेटिक्स कहूँ या क्या कहूँ, कुछ भी कह लो, मुझे नहीं बताना चैप्टर, आप खुद ही देख लो। फॉर ए रिएक्शन A2P ओके, आई एम सॉरी, रेट कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मैं इसको K1 मान लेता हूँ, ठीक है, K1, और ये हमारे पास T1 है, ठीक है।
27 डिग्री सेल्सियस को मैं 300 केल्विन भी लिख सकता हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। K1 हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3 है, सॉरी 3 है प्लस में 3, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। K2 हमारे पास दिया हुआ है, K2 हमारे पास दिया हुआ है 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है 60 किलो जूल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट रेट कांस्टेंट के, ओके, टी हमें पूछा है, T2 हमें पूछा है एवरीवन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बस और की जरूरत ही नहीं है, मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA अपॉन आर 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, याद आया, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे K1/K2 को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 15 3 45, हाँ 3 आ जाएगा। log 3 इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास कितना है 60 है, किलो जूल है, याद रखना 10 टू द पावर 3। अब हमारे पास क्या है 2.303 और जूल में रहता है तो हमारे पास आर का वैल्यू होता है 314, ओके, 1/300 माइनस 1/T, ठीक है, ये सही है ना, हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास कैलकुलेशन का पार्ट आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा log 3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है बिल्कुल 0.48 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 60 से 60 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, ये हो जाएगा t माइनस 300 बाई 300t, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से ये 200 में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं ना, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, क्यों यूज करना है इतना दिमाग, है ना, हालांकि दिमाग कितना भी यूज कर लूँ, इतना लंबा कैलकुलेशन है कि फास्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27.571, यानी कि 27.571 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है, तो ये भागा में हो जाएगा 600, ठीक है, तो 0.4595, तो ये जाएगा 0.04591, यही था क्या, अरे मेमोरी शार्प नहीं हो रहा है, ओके, तो ये इतना टी आ जाएगा एवरीवन। अच्छा, इतना टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है टी माइनस 300, अरे भैया बहुत कंफ्यूजन हो गया, अरे नहीं नहीं, आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना आपको कैलकुलेशन में, मैं तो ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना, इसको जस्ट कुछ नहीं किया, इस वाले पोर्शन को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, सिंपल, और टी को भी उधर ही मल्टीप्लाई किया था, तो यही आ गया। अब इसको 300 इधर लाऊंगा और 0 पॉइंट दिस मच इसको 1 से घटा दूंगा, 1 से जब इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, इसको -1 कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.9540, 0.9540, इसको डिवाइड करना है 300 से, तो ये हो जाएगा 0.9504, यही है क्या, 40 है भाई, 40t, इतना हमारे पास है। t इज इक्वल टू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई, अरे भाई कहाँ चला जाता है, ओके, 300 डिवाइडेड बाई 0.9540, ये आता है 314.46, 314.46, इसमें से अब हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में पूछा था तो हमें निगेटिव कर लेना है 273 पॉइंट, अरे भैया इतना ज्यादा नहीं, 15, ओके, तो ये आ रहा है 41.31, ठीक है, ये 41.31 आ रहा है ना, जब इस क्वेश्चन को 31, हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं, ठीक है ना, हालांकि ये 3 जो है 5 से कम है तो ये हम 41 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमें इंटीजर में बताना है। तो ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस में इतना डिग्री सेल्सियस एवरीवन, ठीक है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये था ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 41 है भैया, बिल्कुल नहीं गलती करना है, तो 41 इज द राइट आंसर एवरीवन, देख लेना एक बार कैलकुलेशन आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी।
मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो, कैलकुलेशन बहुत लंबा टाइम हो गया, ओके कोई बात नहीं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन। इस क्वेश्चन को अब आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं था, बस ट्रांजिशन, ओके ऐसा तो बहुत कुछ था, ठीक है देखते हैं। एट ए ट्रांजिशन टेम्परेचर टी, ट्रांजिशन टेम्परेचर टी, ओके ए बी जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा जे दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर द टू स्टेट, ठीक है, ओके। ट्रांजिशन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस व्हेन द प्रेशर इज 1 इज, टेम्परेचर ही तो पूछ रहा है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ओके। तो क्या जानते हो आप, डेल्टा जी एट एट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है जीरो के बराबर होता है। अगर जीरो के बराबर होता है तो इस वाले वैल्यू को 105 इज इक्वल टू 35 लॉग टी कर देंगे। अब ये लॉग का वैल्यू भी नहीं पता मुझे, ठीक है, तो लॉग टी पहले निकाल लेते हैं ना, लॉग टी 35 या 75 से, ये मेरा पहाड़ा है ना, ओके। सो ये लॉग टी जो है हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो आता है ये केल्विन में आता है, ये सबको पता है, ये केल्विन में राइट नाउ ये सिचुएशन है तो ये केल्विन में है। तो ये हमारे पास ये 1000 केल्विन हो गया, बाप रे बाप बहुत ज्यादा टेम्परेचर है भाई। अब देखते हैं, पूछा क्या था भाई, इन डिग्री सेल्सियस, ओके। ट्रांजिशन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस, तो इसको जस्ट क्या करो, 273 घटा दो भाई ये 1000 से, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7, 3 गया 7 बचा, 9 में से 2 गया 7 गया 2 बचा, 9 में से 2 गया 7, तो 723 आ रहा है। अच्छा 0.15 भी था तो कोई नहीं, वो यहाँ पे 26.85 आएगा, ठीक है, 726.85 आएगा अगर 0.15 भी डिक्रीज करते हो। तो सिंस यहाँ 8 है तो ये 5 से ज्यादा है, तो इसको ओवरऑल मतलब कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर की तरह मतलब क्या बोलते हैं राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 727, ओके। तो 727 इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है 727। और एक मजेदार क्वेश्चन था ये, बस इस पे दिमाग लगाना था कि ट्रांजिशन फेज पे जो है, ट्रांजिशन स्टेट पे जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, डेल्टा जी नॉट, ठीक है, ये हमारे पास 0 हो जाता है। किस पे, किस पे, ट्रांजिशन के केस में, ट्रांजिशन जो फेज हो रहा होता है, जैसे कि लिक्विड जो है अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे वो इंस्टेंट पे, ठीक है, ये कंडीशन है, बस यही कंडीशन था, बस सिंपल क्वेश्चन बन गया, फिर तो आगे कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो शायद ये मेरा हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ओके ये सच में लास्ट क्वेश्चन था। मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, आप देख लेना, ठीक है, आपको ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बाकी सब तो आप देख ही रहे हो, है ना। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में एवरीवन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू।